नमस्कार। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो अक्सर आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स पर ही ध्यान जाता है। लेकिन इसकी कुछ सबसे ज़रूरी बातें इसकी अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स में छिपी हैं। तो आज इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि इतने बड़े कानूनी दस्तावेज में जो एक्स्ट्रा जानकारी होती है, जो लिस्ट्स होती हैं, वो सब कहाँ रखी जाती हैं? संविधान के मामले में इसका जवाब है अनुसूचियों में। ये वो जगह है जहां वो सारी डिटेल्स हैं जो मुख्य आर्टिकल्स में फिट नहीं बैठती। इन्हें संविधान का अपेंडिक्स भी कह सकते हैं। अनुसूचियों का काम है मुख्य आर्टिकल्स को गौणगांग रखना। इनमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स और लंबी लंबी सूचियां मिलेंगी। इससे होता यह है कि संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं वो एकदम साफ सुथरे रहते हैं और ज़रूरी जानकारी भी अपनी जगह पे मौजूद रहती है। और देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। आज इनकी संख्या 12 है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है जो देश की जरूरतों के हिसाब से बदलता और विकसित होता रहा है। पर सवाल यह है कि इन सबको याद कैसे रखा जाए। फिक्र की कोई बात नहीं। इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है। बस ये एक फ्रेज याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सभी 12 अनुसूचियों को याद रखने की मास्टर की है। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टीयर्स। ये 5 अक्षर भारतीय शासन के बिल्कुल बुनियादी ढांचे को तय करते हैं। आइए इसे फटाफट समझते हैं। टी मतलब टेरिटरीज, यानी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट। ई है इमोल्यूमेंट्स, मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज जैसे बड़े अधिकारियों की सैलरी और भत्ते। ए है एफर्मेशंस एंड ओथ्स, यानी वो शपथ जो ये सभी पद संभालने से पहले लेते हैं। आर का मतलब है राज्यसभा, जिसमें बताया गया है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। और एस है शेड्यूल्ड एरियाज, जो देश के कुछ खास इलाकों के प्रशासन के लिए विशेष नियम बनाता है। अब हमारे कोड का अगला हिस्सा है ओएफ। ये 2 अक्षर हमें भारत के आदिवासी इलाकों के लिए बनाए गए कुछ बहुत ही खास प्रशासनिक नियमों की तरफ ले जाते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी अंतर समझना होगा। हमारे कोड का जो एस था वो 5वीं अनुसूची थी, जो पूरे भारत के कई राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज पर लागू होती है। लेकिन ये ओ है अदर ट्राइबल एरियाज के लिए, यानी 6वीं अनुसूची। ये सिर्फ 4 उत्तर पूर्वी राज्यों पर लागू होती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई है ताकि वो अपनी संस्कृति और पहचान को बचाए रख सकें। तो अब हम अपने कोड के आधे रास्ते पर हैं। अगला हिस्सा है ओल्ड। ये 3 अक्षर देश चलाने के 3 सबसे जरूरी पिलर्स को कवर करते हैं: शक्तियों का बंटवारा, भाषाएं और एक बहुत ही ऐतिहासिक कानूनी सुधार। 7वीं अनुसूची यानी हमारे कोड का एफ, फेडरलिज्म या संघवाद की रूल बुक है। यह साफ साफ बताती है कि कौन से मुद्दों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस पर राज्य सरकारें, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों बना सकते हैं। इसे 3 लिस्ट में बांटा गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये नंबर देखिए, 22। ये हमारे कोड के ओ को दिखाता है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई है। बड़ी दिलचस्प बात है कि शुरुआत में इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं। समय के साथ और भाषाओं को जोड़ना ये दिखाता है कि हमारा देश अपनी भाषाई विविधता का कितना सम्मान करता है। और अब एल मतलब लैंड रिफॉर्म्स। ये 9वीं अनुसूची है और ये संविधान में जोड़ी गई पहली नई अनुसूची थी। इसे जोड़ने का मुख्य मकसद था जमींदारी प्रथा को खत्म करना और जमीन से जुड़े सुधार कानूनों को अदालती चुनौती से बचाना, ताकि जमीन का बंटवारा सही तरीके से हो सके। और अब हम अपने कोड के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, पीएम। ये हमारे लोकतंत्र के 2 बहुत ही जरूरी पहलुओं को दिखाता है। एक राजनीति से जुड़ा है और दूसरा सीधे जमीनी स्तर पर लोगों को ताकत देने से। डी का मतलब है डिफेक्शन, यानी दल बदल। 10वीं अनुसूची को हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जानते हैं। इसे इसलिए लाया गया था ताकि जो चुने हुए नेता चुनाव जीतने के बाद पैसे या पद के लालच में पार्टी बदल लेते हैं, उन पर रोक लगाई जा सके और सरकारों में स्थिरता बनी रहे। ये जो 29 का आंकड़ा है, ये बहुत मायने रखता है। पी यानी पंचायतें। 11वीं अनुसूची में वो 29 विषय दिए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी पंचायतों यानी गांव की सरकारों को दी गई है। इसे 73वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, जो लोकतंत्र को गांवों तक ले जाने में एक बहुत बड़ा कदम था।
और जहां गांव की बात हुई तो शहर कैसे पीछे रह सकते हैं? एम का मतलब है म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाएं। 12वीं अनुसूची में वो 18 विषय हैं जो शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम को दिए गए हैं। इसे 74वें संशोधन से जोड़ा गया जिसने शहरों में भी जमीनी लोकतंत्र को मजबूत किया। ये टाइमलाइन हमें एक कहानी बताती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारे संविधान ने समय के साथ खुद को बदला है, चाहे भूमि सुधार की जरूरत हो, राजनीतिक स्थिरता की या फिर शासन को गांव-गांव तक पहुंचाने की। संविधान ने नई अनुसूचियां जोड़कर इन चुनौतियों का सामना किया है। तो ये रही हमारी मास्टर की एक बार फिर से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस एक फ्रेज से भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियों का सार याद रखा जा सकता है। टेरिटरीज से लेकर म्युनिसिपैलिटीज तक सब कुछ इसमें शामिल है। जाते जाते एक सवाल, हमने देखा कि जरूरत पड़ने पर नई अनुसूचियां जोड़ी गईं। तो आज के दौर में जब डिजिटल राइट्स, डेटा प्राइवेसी या क्लाइमेट चेंज जैसी नई चुनौतियां हमारे सामने हैं, क्या भविष्य में हमें एक 13वीं अनुसूची की जरूरत पड़ सकती है?